मित्रों नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे बिहार में विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी की राजनीति का। मित्रों बिहार के लिए चुनावी वर्ष है और इस चुनावी वर्ष में हर राजनेता अपनी अपनी गोटियां चल रहा है और सह और मात का खेल भी जो है बिहार की राजनीति में अपनी चरम पर है। 2 दिन पहले लालू प्रसाद यादव ने बिहार में इफ्तार का आयोजन किया। पता है रमजान का महीना चल रहा है, मुस्लिम बंधुओं के लिए ये महीना काफी पवित्र होता है और इसमें हर पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा इफ्तार का आयोजन करने की एक होड़ मची हुई है कि कौन मुसलमानों का दिल सबसे ज्यादा जीत पाता है। तो लालू प्रसाद यादव के द्वारा आयोजित की गई इफ्तार की पार्टी, जो कि अब राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठतम मुस्लिम नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के आवास पर आयोजित किया गया था। इसमें नोटिस करने वाली 2-3 बातें थी। नोटिस करने वाली पहली बात यह थी कि कांग्रेस पार्टी के कई नेता बिहार में हैं, उसके बावजूद कोई भी बड़ा नेता इस इफ्तार में शामिल नहीं हुआ, तब जबकि सबको निमंत्रण पत्र भेजा गया था। पवन खेरा थे बिहार में, ठीक है। अभय दुबे जो कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता है वो थे बिहार में। कन्हैया कुमार जो अभी पदयात्रा कर रहे हैं, नौकरी दो और पलायन रोको पदयात्रा कर रहे हैं, वो थे। कांग्रेस पार्टी के बिहार के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू थे। बिहार प्रदेश कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर राजेश कुमार राम थे। लेकिन कोई भी विधायक दल के नेता शकील अहमद खान, कोई भी वरिष्ठ नेता लालू प्रसाद यादव के द्वारा आयोजित इफ्तार में शामिल नहीं हुआ। साथ ही कांग्रेस पार्टी के साथ ही मुकेश सहनी भी, सन ऑफ मल्ला भी इस इफ्तार पार्टी के आयोजन में शामिल नहीं हुए। लेकिन आज जब मुकेश सहनी ने खुद इफ्तार का आयोजन किया, उस इफ्तार में लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल के नया लेफ्टिनेंट मतलब इसलिए मैं कह रहा हूं कि चूंकि अभी मात्र 4 महीना पहले वो लेफ्टिनेंट जो है राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुआ है, ओसामा मतलब सिवान के पूर्व सांसद सैयद शहाबुद्दीन के पुत्र, हिना साहब के पुत्र मुकेश सहनी के साथ, मुकेश सहनी के द्वारा आयोजित की गई इफ्तार में सबसे बड़े आकर्षण के केंद्र थे। और इसमें विशेष क्या है यह मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। विशेष यह है कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं हुई, दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव के द्वारा आयोजित की गई इफ्तार में मुकेश सहनी भी शामिल नहीं हुए, तीसरी तरफ मुकेश सहनी के द्वारा आयोजित की गई इफ्तार में ओसामा साहब शामिल होते हैं। तो एक संकेत मिल रहा है और जिस प्रकार की दूरी कांग्रेस पार्टी और लालू यादव के परिवार के बीच बनी है, कन्हैया कुमार के मुद्दे पर, पप्पू यादव के मुद्दे पर, यह स्पष्ट विभाजन दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के बीच कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है। और जब कांग्रेस पार्टी और राजद के बीच कहीं ना कहीं गड़बड़ है, उस दौर में मुकेश सहनी का भी कांग्रेस के नक्शे कदम पर चलना, ये और एक महागठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल के लिए एक खतरनाक संकेत है। और ये खतरनाक संकेत तब और मजबूत हो जाता है जब उसमें शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा साहब भी शामिल होते हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या यह एक संकेत नहीं है कि बिहार में तीसरा मोर्चा भी बनने जा रहा है और उस तीसरे मोर्चे के केंद्र में कांग्रेस पार्टी होगी। उसका एक और कारण यह है कि देखिए कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों के लिए जिस प्रकार का विवाद लगातार खड़ा हो रहा है, यह भी तीसरा मोर्चा के जन्म देने का एक कारण बनता जा रहा है। हमने देखा विगत 3-4 महीने से लगातार राष्ट्रीय जनता दल के विभिन्न प्रवक्ता और नेताओं के द्वारा यह बयान दिया जा रहा है कि 2020 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, उसमें सबसे बड़ा कारण रहा कांग्रेस पार्टी को उसकी हैसियत से अधिक 70 सीटें देना, जिसमें कि 70 में मात्र कांग्रेस पार्टी 19 सीट ही जीत सकी, जिस कारण से तेजस्वी यादव 2020 में मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। और इस बार राष्ट्रीय जनता दल और जो सीपीआई और सीपीआई-एमएल जैसी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके नेताओं के द्वारा बार बार इस बात की घोषणा करना कि इस बार कांग्रेस पार्टी को उतनी सीटें नहीं मिलेगी जितनी सीटें पिछली बार मिली थी। और ऐसा कहा जा रहा था कि कांग्रेस को मिले 70
सीटों में से ही मुकेश सहनी को भी एडजस्ट किया जाएगा। मतलब जो 20-25 सीटें मुकेश सहनी को देना है वो कांग्रेस में काटना है। साथ ही सीपीआईएमएल का चूंकि स्ट्राइक रेट विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव में बहुत ही बेहतर रहा, इसीलिए सीपीआईएमएल की भी सीटों की संख्या बढ़ानी है। तो वो भी सीटों की संख्या बढ़ानी है तो कांग्रेस से ही काट कर देनी है। मतलब ऐसा संकेत कांग्रेस पार्टी और सीपीआईएमएल के नेताओं के द्वारा दिया जा रहा है लगातार कि कांग्रेस पार्टी को 20 से 25 सीटों पर सिमटा देना है। दूसरी तरफ मुकेश सहनी भी लगातार 60 सीटों का डिमांड कर रहे हैं, डिप्टी सीएम का डिमांड कर रहे हैं। और इस डिमांड को पूरा करना तेजस्वी यादव के लिए कितना मुश्किल हो सकता है, इस बात का आप केवल एक उदाहरण से एहसास कर सकते हैं कि जब 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव हो रहा था और उसमें सीटों के बंटवारे के लिए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से अंतिम क्षणों में मुकेश सहनी बाहर आ गए ये आरोप लगाते हुए कि तेजस्वी यादव ने उनकी पीठ में छुरा भोंका है। उसके बाद क्या हुआ? मुकेश सहनी महागठबंधन से बाहर निकल जाते हैं और तुरंत के तुरंत वो चले जाते हैं अमित शाह के पास, और अमित शाह उनको 11 सीटें बिहार विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए दे देते हैं, जिसमें कि 3 विधायक उनकी जीत कर आते हैं चुनाव। तो ये अनुभव पहले से रहा है। दूसरा खतरा क्या है? तेजस्वी यादव को यह पता है कि अगर मुकेश सहनी के पास अपने उम्मीदवार तो है नहीं, कोई विचारधारा आधारित दल तो है नहीं मुकेश सहनी का वीआईपी, उनके अगर एमएलए जीते भी तो क्या वो मुकेश सहनी के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं अंदर खाने ये इशारा कर दिया है मुकेश सहनी को कि भैया आपकी 40 सीटों का डिमांड पूरा होने वाला नहीं है। एक दूसरा, आपका डिप्टी सीएम का भी डिमांड पूरा होने वाला नहीं है। कारण यह है कि एक बात तो निर्विवाद सत्य है कि अगर गठबंधन होगा, अगर कांग्रेस, मुकेश सहनी और वीआईपी और राजद और सीपीआईएमएल का, तो एक बात तो तय है कि मुकेश सहनी से अधिक सीटें कांग्रेस पार्टी जीत कर आएगी, मुकेश सहनी की पार्टी से अधिक सीटें सीपीआईएमएल जीत कर आएगी। और जो पार्टियां अधिक सीटें जीत कर आएगी उसका डिप्टी सीएम नहीं होगा और मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनेंगे, तो राजद और तेजस्वी यादव झगड़ा का एक नया मोर्चा खोल लेंगे, तब तो विवाद होगा। अब विवाद होगा तब तो आज के दौर में हमने देखा है कई पार्टियां किस प्रकार से टूट जाती है केवल इसलिए कि उसके विधायकों को मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिलता। तो अगर ऐसी परिस्थितियां पैदा होगी तो फिर तेजस्वी यादव तो फिर वही स्थिति हो जाएगी कि बहुमत मिलेगा तब भी जो सरकार नहीं बनेगी। और ये ऑपरेशन कराने में बीजेपी और नीतीश कुमार माहिर हैं। आप देखिए 2010 से लेकर अभी तक का इतिहास, नीतीश कुमार ने कोई ऐसी पार्टी नहीं रही जिसको नीतीश कुमार ने तोड़ा नहीं। राजद को तोड़ा नीतीश कुमार ने बीजेपी को तोड़ा। बिहार में बीजेपी सफल नहीं हुई ऑपरेशन लोटस में, लेकिन ऑपरेशन तीर जो है कई बार हो चुका है 2005 से लेकर आज तक। आपकी आज की नई पीढ़ी को याद दिलाऊं केवल, जब 2010 में राष्ट्रीय जनता दल के मात्र 22 विधायक जीत कर आए थे और जब नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हुए, जब इनको बहुमत में सीटें घटी अकेले अपने बलबूते सरकार चलाने में, तो नीतीश कुमार ने उस 22 आरजेडी के विधायकों में से भी 9 विधायकों को तोड़ लिया था। राजद में मात्र 12 विधायक बच गए थे, 10 को तोड़ लिया था, 12 मात्र बच गए थे राजद में। जब 2015 में ये चुनाव में गए थे राष्ट्रीय जनता दल के लोग, तो उनके पास मात्र 12 एमएलए थे बचे हुए। तो इसलिए पार्टियां तोड़ने में नीतीश कुमार का मुकाबला तो बिहार में कोई नहीं कर सकता वर्तमान समय में। और तब जब बीजेपी केंद्र की सत्ता में है, तब नीतीश कुमार सिटिंग मुख्यमंत्री के रूप में एनडीए जाएगी चुनाव में, तो ये डर महागठबंधन में है। इसीलिए तेजस्वी यादव कांग्रेस पार्टी और मुकेश सहनी की शर्तों पर तालमेल करने में सक्षम नहीं होंगे, नहीं है। और यही इशारा कहीं ना कहीं मुकेश सहनी को और कांग्रेस पार्टी को उत्प्रेरित कर रही है कि अपनी डफली, अपना राग बजा ले। और ऐसी भी संभावना है जिस प्रकार का नैरेटिव एक तैयार किया जा रहा है, जिस प्रकार का भ्रम एक जनमानस में तैयार हो रहा है, मतदाताओं में तैयार हो रहा है कि राजद चुनाव नहीं जीत पाएगी। अगर ऐसा कुछ हो गया अंतिम क्षणों में, तब तो सबका सब फायदा जो है वो कांग्रेस पार्टी अगर तीसरा मोर्चा बनाती है तो उस मोर्चे को मिलेगा।
वैसे ही आप देखेंगे तो विगत कई चुनाव ऐसे हुए जहां पर कि स्पष्ट दिखा कि मुस्लिम और यादव मतदाता एक साथ कई विधानसभा और लोकसभा सीटों पे एक साथ वोट नहीं डालते। तो अगर उसके बाद अगर कांग्रेस के रूप में एक नया मंच मिल जाता है मुस्लिम मतदाताओं को, और वो भी तब जब कन्हैया कुमार उस मोर्चे का नेतृत्व कर रहा हो, तब तो और विकट परिस्थिति पैदा होगी तेजस्वी यादव के लिए। और यही सबसे बड़ा आत्मबल बनकर उभरा है मुकेश सहनी का, और यही परिस्थिति मुकेश सहनी की बार्गेनिंग कैपेसिटी को बढ़ा रहा है। अब देखना है कि आने वाले दिनों में मुकेश सहनी का ऊंट किस करवट बैठता है। मुकेश सहनी कांग्रेस के साथ होते हैं, आरजेडी के साथ होते हैं, या ये सभी के सभी एक साथ होते हैं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि अंतिम क्षणों में कांग्रेस अगर मुकेश राजद के साथ आया तो कहीं तेजस्वी यादव के लिए मुकेश सहनी को ही एडजस्ट करना ना मुश्किल हो जाए, मुकेश सहनी की महत्वाकांक्षाओं को संतुष्ट करना तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल हो तो कहीं मुकेश सहनी पिछली बार की तरह ही कहीं बीजेपी के रथ पर ना सवार हो जाए। ठीक, तो ये इस बात का भी खतरा है। तो अभी तो देखना है, ये चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में बिहार के राजनेता तो पाला बदल के लिए माहिर है। ठीक है, बिहार के मुख्यमंत्री का ही नाम जो है पाला बदलने के लिए गिनीज बुक में शामिल हो सकता है। नीतीश कुमार खुद मुख्यमंत्री रहते हुए कई बार पाला बदल चुके हैं। तो इसीलिए बिहार की राजनीति तो अल्टी पल्टी करने में माहिर है। देखना है आने वाले दिनों में मुकेश सहनी का ऊंट किस करवट बैठता है। मुकेश सहनी का ऊंट तेजस्वी यादव के करवट बैठेगा, एनडीए के करवट बैठेगा, या फिर कोई तीसरा मोर्चा में मुकेश सहनी कांग्रेस पार्टी के साथ होंगे। आने वाले दिनों में जब कभी ऐसी परिस्थिति बनेगी हम उसका भी समाचार लेकर आपके साथ आएंगे और उस समाचार का विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।